हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के बारे में। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। बहुत बच्चे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई होगी, है ना, शुरू से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आर्ट्स का माइंडसेट ही होता है कि जब एग्जाम आए तो 2 महीने पहले पढ़ना है। ऐसा सेट होता है उसके दिमाग में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आर्ट्स लिए हैं तो शुरू से पढ़िए ताकि आपको बेसिक नॉलेज ज़्यादा हो सके। ठीक है। तो आज हम उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है रिविजन सीरीज। ठीक है। इस सीरीज में हम यानी कि जो भी जितना भी टाइम लगे चैप्टर वाइज पूरा शॉर्ट समरी के द्वारा पूरा पूरा चैप्टर को समझेंगे, ताकि एग्जाम जो आने वाला है उसमें हम अच्छे नंबर स्कोर कर पाए हिस्ट्री में। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हिस्ट्री में, चैप्टर पहला है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रहा है मेरा, ये चैप्टर 1 के लिए है। तो इसमें हम सबसे पहले ये बात करते हैं, एक सभ्यता थी, यानी आज से 4000 साल पहले एक सभ्यता थी जो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। तो उस सभ्यता की जब खोजबीन हुई तो वहां पर क्या क्या चीजें मिली, वहां की क्या विशेषताएं थी, हम उन्हीं चीजों को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत का एक पंजाब प्रांत था। ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए भारत है। भारत में पंजाब से लेकर लाहौर के बीच एक ट्रेन का पटरी बनाया जा रहा था। तो उस टाइम एक व्यक्ति हुआ करते थे अंग्रेज का एक, जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। उन्होंने जब खुदाई किया रेलवे ट्रैक को तो वहां पर बहुत सारे पक्की ईंटें मिले आज से 4000 साल पहले। तो जो उसने सोचा कि आखिर ये पक्की ईंटें आया कहाँ से, तो उसने इसकी सूचना आगे दी। तो जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक टीम गठित की और चार्ल्स भारतीय पुरातत्व विभाग का जो पिता कहा जाता है चार्ल्स कनिंघम, उसकी अध्यक्षता में जॉन मैनसन ने वहां वहां की जांच की और उसका नामकरण रखा कि इसका नाम क्या होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अभी हम बिल्कुल जानेंगे इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा और सिंधु क्यों पड़ा। ठीक है, दोनों चीज समझेंगे। और ये जो लाइन बिछाया जा रहा था, यहाँ पर बगल से एक नदी गुजरती थी जिसका नाम था सिंधु नदी। ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा कि सूचना किसने दी, तो चार्ल्स मेसन ने दी। नामकरण किसने रखा, जॉन मार्शल ने रखा। ठीक है। और भारतीय पुरातत्व का जो पिता था, यानी कि भारतीय पुरातत्व काम होता है कि इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ना, यानी छानबीन करना कि कब की ये चीजें हैं, है ना, वो छानबीन करना इतिहास की चीजों का, तो उसको पुरातत्व कहते हैं। ठीक है। तो उसका जो पिता है उसका नाम चार्ल्स कनिंघम है। तो उसकी अध्यक्षता में कमेटी बैठाया गया और बहुत सारे टीम ने क्या किया, इसकी खुदाई की, वहां पर और भी खुदाई की। तो सबसे पहला जो खुदाई किया गया था वो हड़प्पा में किया गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम ही रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। यानी कि सीधे आपको बताना है, रिवीजन नोट के अंदर हम बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये पहली खुदाई, इसकी जांच के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए नाम इसका हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दूसरा, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितना भी सभ्यता थी इस सिंधु नदी थी यहाँ पर, इसी के आसपास फैली हुई मिली थी, इसलिए सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इस सभ्यता में जब खुदाई किया गया तो यहाँ पर क्या क्या नगर इसकी क्या क्या विशेषता थी, इस यहाँ पर नगर निर्माण कैसी थी, रोड कैसी थी, सड़कें कैसी थी, बस्तियां कैसी थी, यहाँ के लोग क्या करते थे, उन सारे चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो मेनली हम जो जो इंपॉर्टेंट था वो हम लिखे हैं, आप इनको याद करें। इनको याद करने से फायदा ऑब्जेक्टिव में भी होगा और सब्जेक्टिव में होगा। आप पूरा लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, है ना, यह एक शहरी सभ्यता थी, यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आप इस तरह से लाइन बना के लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो क्या लिखना है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय नहीं रहे तो ऑप्शन में शहरी होगा, और शहरी ना रहे तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है। दूसरा, यहाँ की जो बस्तियां थी 2 भागों में विभाजित थी। पहला, दुर्ग, जहां पर अमीर लोग रहते थे उनको कहते थे दुर्ग, यानी उच्च जगह पे रहते थे अमीर लोग। और एक दूसरा जगह था निचला शहर, जिसमें कि मध्यम वर्ग के लोग रहते थे, मजदूरी करने वाले लोग रहते थे। ठीक है। तीसरा, इसके सड़कें एवं नालियां ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि यहाँ की सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था रोड, ताकि हवा आने पर वो रोड स्वतः साफ हो जाए। ठीक है। और रोड के साइड में नालियां बनी हुई थी, यानी कि जो ऐसा चीज जो हम आज करते हैं, नालियां बनाते हैं रोड के अंदर, है ना, घर में हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, पक्की ईंटों का यूज करते हैं, ये आज से 4000 साल पहले कर चुके हैं ये। ठीक है। आप सोच सकते हैं कितना डेवलप ये जगह था। ठीक है। जो जिसका अंत पूरी तरह से हो गया अभी वर्तमान में। अगर ये लोग जिंदा रहते तो आज भारत में ये सभ्यता रहती और बहुत ज्यादा डेवलप करता भारत। ठीक है। तो इस तरह से सड़कें थी। दूसरा, यहाँ पक्की ईंटों का कुआं, स्नानागार आदि मिले हैं। यहाँ की लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रहस्यमय लिपि भी कहते हैं। ठीक है। आगे, यहाँ मिले चिन्ह की संख्या 375 से लेकर 400 के बीच थी। यहाँ जितने भी चीजें मिली उनकी संख्या कितनी थी, 375 से लेकर 400 के बीच थी। अब यहाँ पर एक जगह था जिसका नाम था चंद्रहुद्रो। ठीक है। वहां पर शिल्प उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता था,
इसलिए इसका पूछता ऑब्जेक्टिव में कि शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो क्या बताना है, चुंदहुद्रो। ठीक है। फिर यहाँ की मोहरे, यहाँ पर जो मोहरे मिली थी, मोहर ये दिखाता है कि यहाँ का जो व्यक्ति था, यहाँ का व्यापार विदेशों में भी होता था, यानी कि यहाँ के लोग विदेश से भी व्यापार करते थे, वहां से सामान लाते थे, यहाँ से ले जाते थे। मोहर उसके लिए यूज किया जाता था। जो ये मोहरे मिली थी वो सिलखड़ी की बनी हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। और घोड़े और लोहा, ये दो चीज के अवशेष यहाँ नहीं मिले, यानी कि पूरी तरह से क्लियर है कि यहाँ पर घोड़ा नहीं पाया जाता था और ना ही लोहा पाया जाता था। फिर जल निकासी के लिए एक उत्तम प्रबंधन था, यानी कि प्रत्येक घर से एक जल निकलता था नाली के द्वारा, और वो नाली रोड के साइड में नाली बनी हुई थी, वो नाली के द्वारा अब उस सभ्यता यानी उस शहर के बाहर एक बहुत बड़े गटर में जाके गिरता था, यानी कि नाली बना हुआ था बाहर। ठीक है। तो घरों की नालियां मुख्य नालियों से जुड़ी हुई थी, यानी प्रत्येक घर से नाली निकला और वो मेन नाली से जुड़ा हुआ था और ये बाहर निकल के बाहर जाता था। फिर यहाँ पर 2 मंजिले मकान का निर्माण किया गया था, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण करता था, यानी ये लोग आज जो हम 2 मंजिला बना के घर पे रहते हैं, ये लोग पहले से उस टाइम 2 मंजिला बना के रहते थे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का यूज करते थे। ठीक है। और ये पूरी तरह से व्यापार आधारित सभ्यता थी। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता किस पे आधारित सभ्यता थी, तो व्यापार आधारित सभ्यता थी। यहाँ से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में हेल्प मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है। आप बिल्कुल बने रहें और समझे। हमने अभी तक इनमें क्या पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। दूसरा, सिंधु नदी के किनारे बसा था, इसलिए इसको नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, यानी क्रॉसयुगीन सभ्यता थी। ठीक है। यहाँ की बस्तियां 2 भागों में बटी थी, दुर्ग और निचला। यहाँ की सड़कें और नालियां या गलियां ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी, जो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, हवा के द्वारा स्वतः रोड साफ हो जाया करती थी। और यहाँ की पक्की ईंट से घर, कुआं, स्नानागार आदि बनाए गए थे। ठीक है। यहाँ की लिपियां जो भी मिली थी वो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, यानी कि इधर से इधर उल्टा। और इस लिपि को आज तक हमारे जो इतिहासकार है वो नहीं पढ़ पाया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रहस्यमय लिपि। और यहाँ पर कुछ बहुत चिन्ह वगैरह मिले, जिसकी संख्या 375 से लेकर 400 के आसपास थी। ठीक है। और सिल्क उत्पादन का प्रमुख चंद्रहुद्रो। यहाँ मोहर जो बनी हुई थी वो सिलखड़ी की बनी हुई थी, घोड़े के अवशेष नहीं मिले, जल निकासी का उत्तम प्रबंधन था, घरों की नालियां मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी, 2 मंजिला भवनों का निर्माण हुआ था और यहाँ पर सीढ़ी का प्रयोग किया करते थे। ठीक है। और ये व्यापार आधारित सभ्यता थी। अब ये जो इतना विशेषता ये थी सभ्यता की, आखिर इसका अंत कैसे हुआ, है ना, तो हम इस बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछता है, 2025 फिक्स है, आना रहे तो आप बिल्कुल इन्हें पढ़े। सबसे पहला कारण, कुछ लोगों का ये संभावित कारण, आज तक इतिहासकार ये नहीं बता पाया कि इसका मेन कारण क्या था विनाश होने का। सभी इतिहासकार अनुमान से बता रहे हैं कि कुछ का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी कि ठंडी हुई तो इतना ज्यादा ठंड होगी कि वहां लोग मर गए, इतना गर्मी हुई तो वहां के लोग मर गए। ऐसा अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वहां के लोग नहीं रह पाए, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए या मर गए, इस तरह का कहा जाता है। दूसरा, वनों की कटाई, अत्यधिक वनों की कटाई हुई जिसकी वजह से वर्षा नहीं होने लगी, किसान भूखे मरने लगे, है ना, इस तरह से। बाढ़ की वजह से कि वहां पूरी तरह से विनाश हो गया, बाढ़ की वजह से। भूकंप आया जिसकी वजह से वहां का अंत हो गया उस सभ्यता का। तीसरा, नदियों का सूखना, यानी नदी पूरी तरह से सूख गया जिसकी वजह से पीने योग्य पानी नहीं रहा और ये सभ्यता पूरी तरह से अंत हो गई। तीसरा, बाहरी आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पर आर्य लोग आए और यहाँ पर बहुत सारा लूट कांड किया और यहाँ के लोगों को मार दिया, तो बाहरी आक्रमण ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो इन सब के आगे कुछ ना कुछ आपको लिखना है एग्जाम में, 5 नंबर का रहता है तो आपको बताना है। ठीक है। तो ये पतन हो गया। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट हम समझते हैं क्या है। सबसे पहला ये फिक्स रहता है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है एग्जाम में। आप बिल्कुल एग्जाम देकर आइए तब मिलाइए, आप बिल्कुल यहीं से मिलेगा सारा क्या है। दूसरा क्या है, लोथल। लोथल पूछता है एग्जाम में, लोथल किस नदी किनारे है, तो भगवा नदी के किनारे है। पूछेगा लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। फिर यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो बताना है आपको लोथल को कहा जाता है। पूछेगा गोदीबाड़ा किस जगह पर है, तो बताना है लोथल में है। ये 4 ऑब्जेक्टिव लोथल से रिलेटेड पूछता ही एग्जाम में। पहला क्या, भगवा नदी के किनारे है लोथल। तीसरा, ये गुजरात में है। तीसरा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। गोदीबाड़ा कहाँ पर है, तो लोथल में है। फिर हड़प्पा की खुदाई सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में ही हुई थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी नाम का व्यक्ति था, उन्होंने इस जगह की खुदाई की थी 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी ने। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। कब की, तो 1921 ईस्वी में। और ये हड़प्पा जो है ना, रावी नदी के तट पर स्थित है और ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है। पूछता ये 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। पहला, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खुदाई की।
दूसरा रावी नदी के तट पर है, तीसरा पाकिस्तान में है वर्तमान में हड़प्पा। अगला है मोहनजोदड़ो, इससे तो फिक्स रहता, आना ही रहता है एग्जाम में, कि इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी, इसी को आर डी बनर्जी भी कहते हैं, कभी कभी ऑप्शन में रहता है आर डी बनर्जी, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसी का नाम है रखालदास बनर्जी। तो 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी, और ये सिंधु नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधु भाषा का शब्द, ठीक है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, भूतों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है, यहाँ पर एक विशाल स्नानागार मिला, और नर्तक की मूर्ति भी मिली, नर्तक करती हुई मूर्ति, है ना। और सूती वस्त्र यानी सूती कपड़े के जो साक्ष्य मिले हैं, ये मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता ही एग्जाम में, ठीक है ना, आप बिल्कुल इनको पढ़ें। फिर अगला क्या है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो के बारे में क्लियर है। पहला क्या कि 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की। उसके बाद ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तीसरा, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, सिंध भाषा का शब्द है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। पूछेगा मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। उसके बाद विशाल स्नानागार कौन से जगह से मिले? तो मोहनजोदड़ो से। नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। सूती के वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से। फिर कालीबंगा 1922 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई की, खोज की, और ये राजस्थान में है, वर्तमान में है, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी किनारे है? तो घाघर या घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ऐसे बोलना है। और हल से जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं, ठीक है। और यहाँ एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ है कि चंद्रहुद्रो में जो है, ये चंद्रहुद्रो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। धोलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। बनावली कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। राखीगढ़ कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ के लोगों जो पूजा करते थे, यहाँ के लोग, वो मातृ देवी की उपासना करते थे, यानी पूजा करते थे, यानी प्राकृतिक को, पेड़ को ये ज्यादा मानते थे और इनकी पूजा करते थे। जैसे ही ये सभ्यता का अंत हो गया, तो दूसरा सभ्यता आया हमारे पास, वैदिक सभ्यता। ये ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि ये शहरी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता क्या हो गया? ग्रामीण सभ्यता। इसमें हम वेद वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, कि ऐसा कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता की स्थापना जो है ना, आर्यों ने की थी। बाहर से आर्य लोग आए, उन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत की, और ये ग्रामीण सभ्यता है। इसमें वेद की संख्या 4 है, मंडल 10 है, सूक्त 1028 है, पुराणों की संख्या 18 है। प्रिय पशु उस समय गाय को माना जाता है, ठीक है। उस टाइम गाय का वध करने पर उसको फांसी की सजा थी, ठीक है। इसमें वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। पहला कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें पूजा पाठ और गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में, और ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है, ऋग्वेद। फिर अगला कौन सा है? सामवेद। ये भारत संगीत का उद्गम माना जाता है, और ये इसमें सार स्वर यानी कि जो भी संगीत वगैरह हम पढ़ते हैं, सारे गामा पदा, है ना, ये सारा का सारा सामवेद के अंदर हम लोग देखते हैं। फिर यजुर्वेद है, युद्ध और कर्मकांड, कोई मरता है तो कर्मकांड पूजा वगैरह होता है, ये यजुर्वेद में हम पढ़ते हैं। अर्थवेद है, जादू टोना वशीकरण, इस सब के बारे में हम अर्थवेद में पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट ये चैप्टर हो गया, रिवीजन हो गया। आप इनको दिमाग में रखें, आप बिल्कुल इसको लाइन से अगर लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोथल भगवा नदी किनारे स्थित है, लोथल गुजरात में है, एक लाइन बन गया। आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो नहीं आ रहा है, तो आप उसमें ये सब सोच सोच के आप ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, उससे नंबर मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।